मियां चन्नू की अमीर खातून ने ऐलान किया कि जो औरत मेरे शोहर के साथ एक रात गुजारेगी मैं उसे 15 लाख रुपए दूंगी। ये सुनकर जब एक 18 साल लड़की वहां गई तो क्या हुआ, ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम नाइला है, मैं गरीब घराने से ताल्लुक रखती हूँ। मेरे बाबा इस दुनिया से जा चुके थे। घर में बहनें थी और मेरे पास उनका पेट भरने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरी माँ मुझे बार बार कहती थी कि तू ही बड़ी है, अगर तू ही कुछ नहीं करेगी तो क्या होगा। तू बता दे, अगर कोई और रास्ता है तो हम उस पर चल लेते हैं या फिर हम सबको जहर दे दे। मैं इतनी मजबूर हो गई थी कि अब वही तरीका रह गया था जो एक औरत के पास होता है, लेकिन ये मुआशरा उसे गलत कहता है। शायद वो तरीका गलत भी होता है, लेकिन कोई भी औरत मर्जी से इस रास्ते पर नहीं चलती। आज जब बहनों को देखा तो दिल खून के आंसू रोने लगा। 2-3 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया था, फिर भी वो मुस्कुरा रही थी और कह रही थी कि बाजी कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ हो जाएगा। आज मैं घर से यही सोच के निकली थी कि बस उनके लिए रोटी का इंतजाम करके आऊंगी। जब मैंने एक अजीब सी बात सुनी, मैं फारिग बैठी थी और मेरे साथ आकर 2 औरतें बैठ गई। पहले इधर बहुत ख्वार हुई थी, कुछ नहीं मिला तो यहाँ बेंच पर आकर बैठ गई और रोना शुरू कर दिया। वो औरत आपस में बातें कर रही थी कि उधर एक औरत ने अजीब सा ऐलान किया है, पागल हो गई है क्या? लगता है पागल है। ये दोनों औरतें शादीशुदा थी। उसमें से एक कहने लगी, अगर मैं कुंवारी होती तो मैं तो ऐसे मौके से फायदा उठाती। सिर्फ एक रात के लाखों रुपए कौन देता है? जब मैंने ये बात सुनी तो मैं भी हैरान रह गई कि एक रात के लाखों रुपए से क्या मतलब, कौन से लाखों रुपए? वो औरतें आपस में बातें कर रही थी और कह रही थी कि ये तो सिर्फ कुंवारी लड़कियों के लिए है। मैंने उनसे पूछा कि ये बातें क्यों हो रही है, तो वो कहने लगी कि वो पार्क के दूसरे कोने में एक पागल औरत बैठी है, कहती है मैं अपने शोहर के लिए सब कुछ कर रही हूँ, जो लड़की उसके साथ एक रात गुजारेगी मैं उसे लाखों रुपए दूंगी। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। इस दुनिया में पता चलता है कि किस इंसान के साथ क्या मामला है। अब किसी को क्या पता कि मैं तो घर से ये सोच कर निकली थी कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैंने पैसे कमाने हैं, और अगर एक रात के लाखों रुपए मिल रहे थे तो फिर मुझे और क्या चाहिए था। मैं उस तरफ चल पड़ी। वो औरत वाकई वहां खड़ी मुख्तलिफ औरतों को देख रही थी। वहां तो इतनी सारी लड़कियां खड़ी थी, इसका मतलब कि सब मेरे जैसी मजबूर थी। लेकिन फिर पता चला कि कोई भी संजीदा नहीं थी, क्योंकि लोग शक में थे, लेकिन मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने उसे कहा कि मैं तैयार हूँ। वो कहने लगी, हाँ तो तुम हो भी बहुत खूबसूरत, मुझे बिल्कुल तुम जैसी लड़की ही चाहिए थी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये सब कुछ मेरी किस्मत में लिखा था, क्योंकि जब किस्मत में लिखा होता है तो फिर फौरन से सब कुछ हो जाता है, और मेरे साथ भी यही हुआ था। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी गाड़ी में लेकर आ गई। उसकी गाड़ी बहुत ठंडी थी। गर्मी में से जब मैं एसी वाली गाड़ी में आकर बैठी तो मेरा दिमाग चलना शुरू हो गया। मैंने कहा कि अब मुझे बताएं कि आप क्या कह रही हैं। उसने कहा कि मैं तुम्हें कोई तफसील नहीं बताने वाली, तुम्हें मेरे शोहर के साथ एक रात गुजारनी है और मैं तुम्हें उसके लाखों रुपए दूंगी। मैंने कहा कि कितने पैसे? उसने कहा कि 15 लाख। 15 लाख का नाम सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि कहीं आप कुछ और तो नहीं करने वाली? उसने कहा कि इससे बुरा क्या हो सकता है। मैंने कहा कि हाँ, ये बात भी ठीक है। मैंने उसे कहा कि सिर्फ एक रात का काम है। उसने कहा कि हाँ, सिर्फ एक रात का काम है। मैंने कहा फिर आप मेरी एक बात मानेंगी? कहने लगी कि कौन सी बात, क्या तुम तैयार नहीं हो? मैंने कहा कि नहीं, मैं तैयार हूँ। उसने कहा कि 10 लाख रुपए पहले दूंगी और 5 लाख सुबह को तुम्हें मिल जाएंगे। मैंने कहा कि मेरी ये शर्त है कि आप अपने शौहर से मेरा निकाह करवाएंगी। वो कहने लगी, मैं इस बारे में सोचूंगी, लेकिन तुम्हें दुल्हन जरूर बनाऊंगी, शायद तुम्हारा निकाह भी करवा दूं। मैंने कहा कि शायद नहीं, देखे मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ। इस बात पर वो हंसने लगी और क्यों हंस रही थी उसने मुझे ये बात नहीं बताई। उसने कहा ठीक है चलो तुम्हारा निकाह करवा देंगे। मुझे यकीन नहीं था, पता नहीं वो मेरा निकाह करवाती है या नहीं, पर मैंने अपने दिल की तसल्ली के लिए कह दिया था। घर वालों को फोन कर दिया था कि मुझे नौकरी मिल गई है, लेकिन नाइट ड्यूटी है, मैं सुबह को आ जाऊंगी। वो लोग सवाल करना चाहते थे, परेशान हो रहे थे, लेकिन मैंने कोई सवाल करने का मौका नहीं दिया। वो वहां से मुझे सीधा पार्लर ले गई। कहने लगे कि तुम पर तो अभी 2 घंटे पार्लर में भी लगने हैं। दोपहर 1 बजे का वक्त था। हम लोग पार्लर चले गए। तकरीबन 5 बजे तक हम तैयार हो गए। मैंने जब अपने आप को आईने में देखा तो मैं हैरान रह गई। मैं तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और मुझे दुल्हन बनाया गया था। उसने मेकअप पूरा किया तो मैं इतनी प्यारी लग रही थी, लेकिन मैं उस औरत को देखकर हैरान थी। ये तो खुद भी बहुत खूबसूरत थी, फिर क्यों अपने शौहर की शादी मुझसे करवा रही थी। जब मुझे दुल्हन बनाकर बिठा दिया गया तो वो मेरे पास आकर बैठ गई। उसने मुझे एक नजर
दरअसल सर से लेकर पाँव तक देखा लेकिन कुछ बोली नहीं। मैंने कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ। वो कहने लगी, मुझे पता है तुम क्या पूछोगी। अच्छा पूछो। उसका ध्यान फोन की तरफ था। मैंने कहा कि आप अपने शौहर से मेरी शादी भी करवा रही हैं और ये सब कुछ भी करवा रही हैं, लेकिन सिर्फ एक रात के लिए। क्या मुझे पूछने का हक नहीं है? उसने कहा कि हाँ तुम्हें पूछने का हक है, लेकिन मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बताऊंगी। खैर तुम मुझे अकाउंट नंबर बता दो जहाँ तुम्हारे 10 लाख रुपए भेज दूं। मैंने कहा गरीबों के अकाउंट नहीं होते बेगम साहिबा, आप मुझे हाथों हाथ दे दीजिएगा। उसने कहा कि फिर किसी को बुलाओ जिसको ये पैसे देकर भेज सके। मैंने कहा नहीं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, मैं सुबह खुद ही लेकर चली जाऊंगी। तो वो कहने लगी ठीक है। मैं थोड़ी परेशान थी तो उसने कहा परेशान क्यों हो रही है, तुम्हारा निकाह भी तो करवा रही हूँ। उसे थोड़ी देर के बाद मौलवी साहब को बुलवा लिया और 4 गवाहों को भी। उसने कहा कि मेरे शोहर ने इस पर दस्तखत कर दिए हैं, अब तुम भी कर दो। मैंने जब निकाहनामे की तरफ देखा तो वाकई दस्तखत हो चुके थे। मैंने भी कर दिए। एक तरफ से मैं मुतमईन हो गई कि हमारा निकाह हो गया है। उसने कहा कि लेकिन ये निकाह सिर्फ एक दिन का है और उसने मेरी वीडियो भी बना ली। मैंने कहा जी वो सारे सबूत भी ले रही थी ताकि कल को मैं अपनी बात से ना फिरूं, लेकिन मुझे अपनी बात से फिरने की क्या जरूरत थी। मुझे तो 15 लाख रुपए मिल रहे थे। मैंने सोच लिया था मैं कोई छोटी सी दुकान बना लूंगी और इसके हलाल कमाऊंगी, लेकिन दिल में एक अजीब सा ख्याल भी आ रहा था कि मैं क्या करने जा रही थी। मेरे माँ बाप को पता चलता तो उनको कितना बुरा लगता, लेकिन और मैं क्या कर सकती थी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरी आंखों में आंसू आए तो वो कहने लगी रो नहीं, तुम्हें नहीं पता मेरे शोहर कितना हुस्न परस्त है। उसके मुंह से ये बात निकली तो मैं डर गई। मैंने कहा क्या मतलब हुस्न परस्त है? कहने लगी अरे वो मर्द ही नहीं होता जो हुस्न परस्त नहीं होता। तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा शोहर एक बहुत अमीर आदमी है, बहुत अच्छा इंसान है। उसे पता है कि औरत के साथ किस तरह से पेश आते हैं। तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। अब तो तुम्हारा निकाह भी हो गया है, इसलिए तुम्हें परेशान होने या फिक्र करने की जरूरत है ही नहीं। वो जो बार बार मुझे कह रही थी ना कि परेशान नहीं होना, मैं उतना ही ज्यादा परेशान हो रही थी। खैर वो मुझे अपने घर लेकर चली गई। उसका घर बहुत बड़ा था। उसने मुझे कमरे में बिठा दिया जो कहीं से भी मुझे किसी आदमी का कमरा नहीं लग रहा था। वो कहने लगी कि तुम यहीं बैठो और ये फोन अपने पास रखो। तो इस फोन से किसी को फोन करने की कोशिश मत करना और तुम कर भी नहीं सकती हो। जब मैं तुम्हें इस पर मैसेज करूं तो तुम सामने वाले कमरे में चली जाना और जाकर बिस्तर पर लेट जाना। मैंने कहा कि क्या मतलब? उसने कहा जो समझा रही हूँ वो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, बस जाकर लेट जाओ वहां पर। तुम्हें मेरे शौहर से बात करने की कोई जरूरत नहीं है और अगर वो कोई बात करे तो तुम ना करना। जैसे कि एक दुल्हन होती है बिल्कुल उसी तरह से जाकर बैठ जाना। तुमने अपनी जबान नहीं खोलनी, ये बात याद रखना। मैंने कहा कि आपने इधर तो ऐसी कोई बात नहीं की थी। तो उसने कहा कि हाँ तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें एक रात के 15 लाख रुपए क्यों दे रही हूँ? जाहिर है कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो नॉर्मल नहीं होगा। मैंने कहा कि वैसे तो ये भी नॉर्मल नहीं है कि आप अपने शोहर की दूसरी शादी करवा रही हैं, वो भी एक रात के लिए, और मुझे भी लाख रुपए दे रही हैं। हाँ मुझे पता था कि ये सब इतना भी नॉर्मल नहीं होगा, लेकिन मैं ये कैसे करूंगी? अगर उन्होंने मुझसे कोई बात पूछ ली या कोई सवाल कर लिया तो कहने लगी कि कोई जरूरत नहीं है तुम्हें जवाब देने की। अगर ऐसी बात हुई जिसका जवाब हाँ में हुआ तो तुम हाँ में सर हिला देना, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। तुम्हें बस इतना ही करना है। मैं देख रही थी कि उस औरत को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता था। वो अपने फोन पर काफी देर से लगी हुई थी, बार बार वॉइस करती थी और वॉइस सुनने के लिए फोन को कान से लगाती थी ताकि कोई और सुन ना सके। कोई था पर दूसरी तरफ जिसको एक एक पल की खबर दे रही थी, और मुझे ऐसा लगता था कि वो उसका शौहर ही था, क्योंकि जब निकाह हो गया तो उसने ये भी कहा था कि हाँ निकाह करवा दी है। वो शख्स उसके लिए बहुत फिक्रमंद था और ये उसके लिए थी, मगर उन दोनों में इतना ही प्यार था तो फिर मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा था? खैर मुझे पैसों से मतलब होना चाहिए था, लेकिन मैं कोई कारोबारी लड़की नहीं थी जो हर वक्त पैसों के बारे में सोचती रहती। इसलिए मैं सोच रही थी। खैर वो ठीक कह रही थी कि अगर मैं ये सब नहीं कर सकती थी तो मुझे यहाँ तक नहीं आना चाहिए था। उसने मुझे और भी बहुत सी बातें समझाई जो मैं आप लोगों को नहीं बता सकती, पर मेरी इस कहानी में आगे चलकर आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। और इस पॉइंट पर मुझे ये नहीं पता था कि आज मेरी जिंदगी का सबसे अजीब और सबसे मुश्किल दिन है। यहाँ तक कि रात भी बहुत मुश्किल होने वाली थी। मैं उस कमरे में गई। उसने मुझे कहा कि जैसे ही मैं तुम्हें मैसेज करूँ, मैसेज में जो भी लिखा हो तुम्हें उसका मतलब यही समझना है कि तुम्हें सामने वाले कमरे में जाना है, सीधा जाकर बिस्तर पर लेट जाना है। वो ये कहकर वहां से चली गई और मैं ये देखकर हैरान रह गई कि वो बाहर का दरवाजा खुला छोड़कर गई थी। मैं यहाँ से भाग भी तो सकती थी, मैं डर भी तो सकती थी, लेकिन शायद उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि मैं भागने वालों में से नहीं थी। खैर मैं वहां बैठी थी और मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझे यहाँ पर बिठा के भूल गई है। फिर थोड़ी देर के बाद इस फोन पर मैसेज आया, लिखा था कि जाओ कमरे में। मैं अपना लहंगा संभालती हुई उठी और कमरे के अंदर
अंदर चली गई और सीधी जाकर बिस्तर पर लेट गई। मुझे नहीं लगता कि कमरे में कोई और था, लेकिन कमरे में अंधेरा भी था और आसपास देखने की कोशिश कर रही थी, पर अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैं कहाँ थी, ये किसका कमरा था, मुझे नहीं पता था, लेकिन यहाँ से बहुत ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी और आसपास बहुत बड़े बड़े और महंगे फर्नीचर पड़े हुए नजर आ रहे थे। शायद यही उसके शौहर का कमरा था, पर उसकी लाइट क्यों बंद थी और उसका शौहर कहाँ था? जब मैं वहां पर बैठ गई तो मुझे आसपास सिर्फ खामोशी महसूस हो रही थी। मैंने रोना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे डर लग रहा था मेरी माँ और मेरी बहनें मेरे लिए जरूर फिक्रमंद हो रही होंगी। वो मुझसे राब्ता करने की कोशिश कर रही होंगी, लेकिन मेरे पास तो कोई फोन नहीं था। मैंने पहले भी उनको बाजार के फोन से मैसेज करके बताया था कि ये बात है। वो बहुत परेशान होंगी क्योंकि मैंने घर से बाहर कभी रात नहीं गुजारी थी, और वो भी इस तरह। उनको क्या पता था कि मैं किस हद तक पहुंच गई थी, क्या कर रही थी। ये सब कुछ बहुत अजीब था, लेकिन ये नहीं पता था कि अभी इससे भी ज्यादा अजीब कुछ होने वाला था। कभी कभी हम अंदाजा नहीं लगा पाते कि हमारी जिंदगी में क्या होने वाला है। एक मजबूर इंसान की जिंदगी किसी ऐसे राइटर की लिखी हुई कहानी होती है जिसने ज्यादा सोच समझ के नहीं लिखा। उसकी कहानी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। मुझे भी मेरी जिंदगी अब ऐसी ही कहानी लग रही थी और मैं ये जानने से कासिर थी कि आगे क्या होने वाला है। उसका शौहर कहाँ था, मुझे इस कमरे में क्यों बंद कर किया गया था, और वो खुद मुझे यहाँ से भेजकर कहाँ गायब हो गई थी। अभी तक मैंने उसके शौहर को देखा नहीं था। वैसे वो मेरा शौहर भी था, लेकिन वो था कहाँ? थोड़ी देर के बाद कमरे के दरवाजे पर हलचल की आवाज आई। कोई कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उसने भी लाइट ऑन नहीं की और वो सीधा रूम में चला आया। ऐसा लगता था कि उसको पता ही नहीं है कि कमरे में कोई बैठा है, और मुझे तो यहाँ पर इस तरह से बिठाया गया था कि मुझे कहा गया था कि तुमने एक लफ्ज नहीं बोलना। उसने बाथरूम में बहुत वक्त लगाया। वो कोई गाना भी गुनगुना रहा था। उसकी आवाज से वो मुझे 30 साल का कोई आदमी लग रहा था। थोड़ी देर के बाद आकर बिस्तर के दूसरे किनारे पर बैठ गया। जब उसे पता लगा कि मैं इसी कमरे में हूँ तो कहने लगा, ओ आयशा, तुम पहले से ही यहाँ पर हो? सुबह तो मुझसे इतना झगड़ा कर रही थी, लगता है तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई। मेरा नाम आयशा नहीं, मेरा नाम नायला था। लेकिन उसको मेरे नाम के बारे में क्या पता? लेकिन क्यों नहीं पता था? हमारा तो निकाह हुआ था। कहीं आयशा उसकी बीवी का नाम तो नहीं था? वरना वो ये नाम क्यों बोल रहा था? मुझे तो कहा गया था कि तुमने कुछ बोलना ही नहीं है, इसलिए मैं चुप थी। वो कहने लगा, अच्छा ठीक है, माफ किया तुमको। तुम औरतों को माफी मांगने नहीं आती, अपनी गलती कभी नहीं मानती हो, बस आकर पास बैठ जाती हो, और हम मर्द तो माफ कर देते हैं, लेकिन तुम औरतें हमसे नाराज हो जाती हो। तो मर्दों को ना जाने कितनी देर तक बोलना पड़ता है, जबान चलानी पड़ती है, बातें करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर तुम मानती हो। लेकिन खैर है, अब हम क्या कर सकते हैं। मैं तुम्हारा शौहर हूँ तो मुझे ही तुम्हें मनाना पड़ेगा। मुझे इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन आज तुम बोल क्यों नहीं रही हो? और ये तुमने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? शायद वो मुझे अंधेरे में देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक मेरे मुंह से चीख निकली। मेरा हाथ लैंप पर लगा और रोशनी हो गई। मुझे उस औरत ने कहा था कि तुमने ना तो लाइट ऑन करनी है और ना ही अपने मुंह से कोई बात निकालनी है। उस शख्स की तरफ जब मैंने देखा तो वो मैं हैरान रह गई। वो भी बुरी तरह से हैरान था। उसके बाद जो कुछ हुआ वो बहुत ही ज्यादा अजीब था। लेकिन जैसे ही सुबह की रोशनी फैली, किसी ने दरवाजे पर बुरी तरह से दस्तक देना शुरू कर दिया। पता नहीं कौन था, लेकिन ऐसा अंदाज था जैसे चोर के दरवाजे पर पुलिस दस्तक देती है। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुल गया तो सामने वही औरत खड़ी थी जो मुझे यहाँ तक लेकर आई थी, और उसका नाम भी आयशा था। वो अकेली नहीं थी, उसके साथ एक बूढ़ी औरत, कुछ मर्द और कुछ औरतें भी थी। कहने लगी, ये देखें आपका बेटा क्या कर रहा है, मेरे साथ निकाह में होते हुए किसी और लड़की के साथ इस कमरे में। तौबा तौबा, देखें आप, इसने ये क्या किया है। ये सुनकर मैं बहुत डर गई। उन लोगों की नजरों का शिकार होने लगी, और उसका शौहर जिसका नाम आफताब था वो चुपचाप खड़ा था। तो रिश्तेदारों ने कहा कि कल तक तुम बड़े अच्छे शौहर बन रहे थे, कह रहे थे कि बीवी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, तो अब यह सब क्या है? इसका मतलब तुम गलती पर हो। वो चुप करके सारी बातें सुन रहा था। उसकी बीवी भी हैरान हो रही थी कि ये कोई रद्द अमल क्यों नहीं दे रहा। फिर उसने कहा कि इसमें बुरा क्या है, ये लड़की मेरे साथ निकाह में है। इनमें से एक आदमी ने पूछा, जो कि इनमें सबसे बड़ा था। कहने लगे, ए लड़की, बता, तूने इसके साथ निकाह किया है? मैंने कहा कि हाँ, निकाह हुआ है। आयशा ने फौरन से कहा कि कोई निकाह नहीं हुआ, इसे कहो कि सबूत पेश करे। मैंने कहा कि आपके पास ही तो सबूत है। वो कहने लगी, मेरे पास तेरे निकाह का सबूत कैसे होगा? क्या मैं तेरी शादी अपने शोहर से करवाऊंगी, या मेरा दिमाग खराब है कि मैं खूबसूरत लड़की की शादी अपने दिल फेंक शोहर से करवा दूं? भला कौन सी बीवी अपने शोहर की शादी एक कम उम्र और खूबसूरत लड़की के साथ करवाती है?
उस शोहर की जिससे मैं इतनी मोहब्बत करती हूँ। ये तो आप सब लोग जानते हैं। मुझ पर इल्जाम लगा रहा था कि मेरा किसी लड़के के साथ चक्कर है, लेकिन इसने कोई सबूत पेश नहीं किया था। अब आप लोग फैसला करें, क्योंकि अब तो सबूत आपके सामने है। आफ्ताब के रिश्तेदारों से बुरा भला कहने लगे, तुम अपनी बीवी पर इल्जाम लगा रहे थे और यहाँ अपने ही घर में ये सब कुछ कर रहे थे, लेकिन उसकी खामोशी और चेहरे पर जो सुकून था उसको देखकर कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो क्या सोच रहा है और क्या करने वाला है। उसने खड़े खड़े आयशा की तरफ देखा और उसे 3 दफा तलाक दे दी। सब लोग हैरान रह गए और आयशा दिल पर हाथ रखकर बैठ गई। उन लोगों ने कहा कि हमारे खानदान में आज तक किसी मर्द ने औरत को तलाक नहीं दी। कि एक तो तूने गलती की है और ऊपर से हम सबके सामने इस भली औरत को तलाक दे दी। वो कहने लगा, इस भली औरत ने मेरे खिलाफ प्लान बनाया और इतना घटिया प्लान बनाया कि आप लोग सुन ले तो कानों को हाथ लगा लें। ये तो मेरी आंख खुल गई। इस लड़की का चेहरा देख लिया मैंने, वरना क्या से क्या हो जाता है। इसने इस लड़की से झूठ बोला कि इसका मेरे साथ निकाह करवाया है, जबकि कोई निकाह नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे तो इस निकाह के बारे में पता ही नहीं है। निकाहनामा भी झूठा था। ब्यूटी पार्लर में बैठ के कौन सा निकाह होता है। फिर इस मासूम लड़की को बेवकूफ बना के पैसों का लालच देकर यहाँ पर भेज दिया, ताकि ये बात साबित कर सके मेरा किसी और के साथ चक्कर है, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने इसका चक्कर पकड़ लिया था अपने शादी उम्र के लड़के के साथ। इसने चक्कर चला रखा था और इससे पहले कि मैं इसके खिलाफ कोई सबूत तलाश करता और इसे अपनी जिंदगी से निकाल देता, इसने मेरे खिलाफ ये चाल चली। एक तो ये बेवफा और बद किरदार औरत है, ऊपर से ये चालें भी चलती है, झूठ भी बोलती है, धोखा भी देती है। ऐसी औरत को अपनी जिंदगी में क्यों रखूं? बस निकाल दिया मैंने इसको अपनी जिंदगी से और अब मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। यही बनेगी मेरी बीवी। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। उसने मुझे इज्जत से मेरे घर भिजवा दिया। मैंने वापस आकर अपनी माँ को सब कुछ बताया। उसको तो ये समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझे डांटे या अल्लाह का शुक्र अदा करे कि मैं सही सलामत घर वापस आ गई थी, क्योंकि हुआ ये था कि जल्दी से मेरा हाथ लैंप पर लग गया था और कमरे में रोशनी हो गई थी। उसने मेरी शक्ल देख ली और पूछा कि कौन हो तुम? मैं तो तुम्हें अपनी बीवी समझ रहा था और मुझे मजबूरी में सब कुछ बताना पड़ गया। मैंने कहा, हूँ तो मैं आपकी बीवी ही। तो उसने मुझे बताया कि मेरा तो तुम्हारे साथ कोई निकाह नहीं हुआ। उसने रात भर मुझे हाथ तक नहीं लगाया और एक तरफ बैठ गया। फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद थी कि सुबह उस औरत ने सारे रिश्तेदारों को इकट्ठा किया, खानदान के मोअज़्ज़िज़ीन को एक साथ जमा करके उनके सामने आफ्ताब को बद किरदार साबित करना चाहती थी। लेकिन उसकी चाल उसी पर भारी पड़ गई और इस तरह में एक अमीर आदमी की बीवी बन गई। उसने मेरी बहनों को भी अपने ही घर में बुला लिया, मेरी माँ को भी, और अब वो सब लोग भी यहीं पे रहती हैं। और उसने मेरी बहनों की बहुत अच्छी जगह रिश्ता करवा दिए हैं, जिनकी शादी एक ही दिन पर हुई और वो खुश हैं। अब मेरी एक बहन रह गई है, वो पढ़ाई कर रही है। मेरी माँ का इलाज भी करवा रहा है। वो इस दुनिया का सबसे अच्छा शौहर है और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। मैं जो कहती हूँ वो मुझे ला के देता है और कहता है कि तुम एक मासूम लड़की थी। शायद तुम्हारी मदद करने के लिए ही अल्लाह ने मुझे तुमसे मिलवाया था, क्योंकि अगर तुम मजबूरी में यहाँ तक आ गई तो कल पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होता। और वो ठीक कह रहा था। वाकई मेरे साथ क्या होता अगर वो मेरी मदद ना करता। आज हम दोनों मियाँ बीवी हैं, एक पाक रिश्ते में हैं, निकाह में हैं और अल्लाह का शुक्र है कि एक दूसरे के साथ हैं और सब कुछ बिल्कुल ठीक भी है। आप लोग बताएं, अगर आप में से कोई मेरी जगह होता तो क्या करता और आफ्ताब ने जो किया वो सही किया या नहीं?